वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी बीएचयू का सिविल डिपार्टमेंट में जितने भी ब्रांच अवेलेबल हैं उसका रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। जितना डीप जाया जा सकता है हम ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ों को अच्छे वे में कवर अप किया जा सके। आज हमारे साथ आईआईटी बीएचयू के सिविल डिपार्टमेंट के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एमटेक 4th सेमेस्टर में अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं पंकज जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 23 अचीव किया है अपना एमटेक के साथ साथ। तो पंकज हमसे जुड़ के उनका जो भी 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस के आधार पे या फिर उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे हम आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक एडमिशन प्रोसेस, ब्रांच प्रायोरिटी, गेट स्कोर कट ऑफ, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक इन्वायरमेंट, लैब फैसिलिटी, प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट को कैसे चूज करना चाहिए, ओवरऑल कैंपस लाइफ, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी, साथ ही साथ 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे उनका अपने जूनियरों के प्रति क्या सुझाव रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट में बताएं। आप लोग थोड़ा आलसी लगता है बिहेव कर रहे हैं, आप ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही अपना कमेंट वीडियो में अपना फीडबैक बता रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मीन्स फीडबैक बताइए वीडियो के बारे में, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। साथ ही साथ अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज का एमटेक रिव्यू देखना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट पे जाके आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पंकज, सबसे पहले आगे आने के लिए, ताकि आप एमटेक सिविल ब्रांच के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, तो उसके लिए आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अखिल भाई। पंकज, अपने बारे में पहले थोड़ा ब्रीफली बता दो, फिर हम आते हैं टॉपिक पे मीन्स बारी बारी से। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से एमटेक परस्यू कर रहा हूँ और ये मेरा 4th सेमेस्टर है। 24 बैच पास आउट हो जाऊँगा और इससे पहले 2022 में मैं एनआईटी पटना से बीटेक पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत एमटेक परस्यू किया था आईआईटी बीएचयू से। लाइक आईआईटी बीएचयू में अगर एमटेक में हम सिविल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? एडमिशन प्रोसेस तो वही जो एमटेक का रहता है। सबसे पहले हमको गेट एग्जाम लिखना होता है। अगर गेट एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स है तो उसके बेसिस पे आपको आईआईटी बीएचयू में कोप का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में अलॉटमेंट मिलता है। ओके। लाइक सिविल ब्रांच में कौन कौन से सब ब्रांच अवेलेबल है और मीन्स ब्रांचों की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में ओल्ड आईआईटी है जैसा कि, तो यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन जो भी सिविल इंजीनियरिंग में है सब कुछ अवेलेबल है। और जो प्रायोरिटी रहती है टॉप मोस्ट में यहाँ पे स्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर जियोटेक, फिर जियो साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सारी रहती है। बाकी जो भी स्पेशलाइजेशन है थोड़ा रेयर है तो वो शायद उनकी सीट खाली चले जाती है। ओके। ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर बार का गेट एग्ज़ाम का लेवल, गेट स्कोर का मीन्स गेट स्कोर का लेवल अलग अलग होता है, किस हिसाब से डिसाइड होता है, क्योंकि किसी बार का पेपर टफ होता है, इजी होता है। तो फिर भी अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देखें तो कितने स्कोर पे हम मीन्स ये सब ब्रांचें यहाँ पे अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो हमें एक जनरल आइडिया कि कितने स्कोर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सारी ब्रांचेस? यहाँ की टॉप ब्रांच जो सिविल इंजीनियरिंग की है स्पेशलाइजेशन वो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं यहाँ का गेट स्कोर बताऊँ तो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए हर एक के लिए तो 700 के अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की ब्रांच है वो मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो वो 670 या फिर 680 के आसपास आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 650 के आसपास, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वेरी होते होते और लास्ट जो ब्रांच होती है वो हाइड्रोलिक्स होती है तो ये आपको 550 तक मिल जाएगी। और ये सारी जो प्रायोरिटी है वो कोप के टॉप 5 राउंड तक है, क्योंकि लास्ट के राउंड में थोड़ा प्रेडिक्ट करना बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है।
तो ये टॉप 5 राउंड में आपको अगर इतना गेट स्कोर रहा तो आपको यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। बाकी दूसरी कैटेगरी के वाइज आप थोड़ा थोड़ा कम ले सकते हैं। लाइक अगर हम गेट सिविल ब्रांच से दे रहे हैं तो मीन्स सिविल गेट स्कोर से क्या मीन्स कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अवेलेबल है जिसमें हम एडमिशन के लिए यहाँ एलिजिबल होते हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जैसे कि सिरामिक इंजीनियरिंग हुआ, माइनिंग इंजीनियरिंग हुआ, और काफ़ी और ब्रांच में भी एलिजिबल है जो मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हाँ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में हम एडमिशन ले सकते हैं। ओके, लाइक हम पहले बता दें, लाइक अभी हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में बारी बारी से आएंगे। तो एक्चुअली जनरली सिविल ब्रांच में मीन्स स्पेशली IIT BHU का मैं बता रहा हूँ कि मीन्स बहुत सारे लोग अलग अलग एग्ज़ामों का प्रिपरेशन करते हैं सिविल ब्रांच के स्टूडेंट, तो थोड़ा कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। फिर भी हम लाइक अगर इंटर्नशिप की बात करें तो सारे ब्रांचों का जो भी ब्रांच अवेलेबल है, इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, किस टाइप की कंपनी विजिट की थी, कुछ टॉप कंपनियों के नाम, और इन सभी चीज़ों के बारे में लाइक बताओ। इंटर्नशिप का ये सीन था ना कि ज़्यादातर बच्चे थे वो इतना इंटरेस्ट थे नहीं प्लेसमेंट में आने के। शुरुआत में जो फर्स्ट ईयर में जब भी एडमिशन लेते तो थोड़ा एंथुसियाज्म होता है कि हमको आगे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेनी है, तो उतना बच्चे इंटरेस्टेड थे नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोर की बात करें तो L&T और टाटा प्रोजेक्ट ये लोग इंटर्नशिप लेके आए थे, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट था नहीं तो किसी के इंटर्नशिप लगी भी नहीं। अच्छा। इसके अलावा भी बाहर में नॉन कोर में भी जो अपना TNP है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, वो काफ़ी प्रोवाइड करता है कि आप दूसरे ब्रांच से डेटा एनालिसिस हुआ या फिर नॉन कोर हुआ, इसमें आप इंटर्नशिप के लिए भर सकते हैं। लेकिन उनके लिए होना चाहिए कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो उन सारी चीज़ों में। तो बाकी अगर उन सारी चीज़ों में प्रिपरेशन होती तो उनमें भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। बाकी हमारे जो बैच में हैं तो किसी का इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप लगी नहीं थी। मतलब अगर सॉफ्टवेयर या फिर डेटा एनालिटिक्स या फिर और भी प्रोफाइल के लिए अगर हम प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यस, या मीन्स इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। सिविल में अगर ब्रांच स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने बच्चे अवेलेबल थे, फिर कितने बच्चे छोड़ के चले गए, कितने बच्चे प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे फाइनली? मतलब 72 सीट्स है यहाँ पे IIT BHU में सिविल में। तो हमारे बैच में आई थिंक 60 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन लिया था। और उसके बाद फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही ऑलमोस्ट 37 या 40 के आसपास ही बच्चे बचे थे। और उसके बाद बहुत सारे कम बच्चे थे जिनको प्लेसमेंट में इंटरेस्ट था। लेकिन फाइनल ईयर आते आते पूरा जब ख़त्म हुआ तो वो 37 और वो 40 के आसपास जितने भी बच्चे बचे थे उनमें से भी 25 और 28 का या तो गवर्नमेंट जॉब में फिर सिलेक्शन हो गया या फिर प्लेसमेंट्स हो गए। और बाकी ऑलमोस्ट जो 10 से 12 बच्चे थे वही यहाँ पे एक दो से जो नाखुश होके जाते वही। अब हम प्लेसमेंट पे आते हैं। लाइक प्लेसमेंट कैसा रहा, किस किस टाइप की कंपनी विजिट की, और कौन से ब्रांचों में कितना प्लेसमेंट हुआ, कितने बच्चे को ऑफ़र मिला, इन सभी चीज़ों के बारे में बताओ। यहाँ की जो टॉप मोस्ट जो ब्रांच स्पेशलाइजेशन है प्लेसमेंट्स को लेके वो भी स्ट्रक्चर ही है। और जनरली जो भी कंपनी आती है, जो ज़्यादातर जो कंपनी आती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आती है प्राइवेट में, तो वो कंपनियों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि कंस्ट्रक्शन वाले बच्चे मतलब स्ट्रक्चर वाले बच्चों को ही लेके जाए। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वाले जितने भी बच्चे थे सबका ऑलमोस्ट सारे प्लेस्ड है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में भी 8 बच्चे हैं तो उनमें से भी 4-5 का प्लेसमेंट है। और एनवायरमेंटल में कंपनी आई है विजिट करने, और लेकिन बच्चों का उतना अच्छा इंटरेस्ट था नहीं, तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल में किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और जियोटेक में भी 2-3 का प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसे थी ना, बाकी जो भी यही है कि जितने बच्चे थे उनमें से सारे बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, तो उसकी वजह से है कि इतना अच्छा प्लेसमेंट का रेट है नहीं। कुछ कोर कंपनियों के नाम बताओ जो विजिट की हो। कोर कंपनी जैसे कि सबसे ज़्यादा तो L&T अपना हुआ, टाटा प्रोजेक्ट हुआ, WSP हुआ, और फिर एनालिसिस की काफ़ी सारी कंपनी आती रहती है जो स्पेशलाइजेशन में मैटर करती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ है, इन्वायरमेंट में कुछ है, वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अवेलेबल कि अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहें तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। लाइक और भी प्रोफाइल हो गया, एजुकेशन प्रोफाइल हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल हो गया, डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल हो गई,
फिर बैंक मैनेजरियल पोस्ट हो गया, बहुत सारी प्रोफाइल है। तो क्या इन सभी चीज़ों में भी मीन्स अपॉर्चुनिटी सिविल वाले बच्चे को अवेलेबल होता है अगर हम प्रिपरेशन करें तो? हाँ, ये TNP अपना जो IIT BHU का है तो वो सारा अवेलेबल करवाता है। वो हर एक बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव आपने उसके लिए प्रिपरेशन की हो। अगर आपने प्रिपरेशन की हो तो आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नॉन कोर में हुआ, डेटा एनालिस्ट हुआ, बहुत सारी कंपनियाँ विजिट करती एजुकेशन का होगा, लेकिन वहाँ वही है कि आपका तो थोड़ा टफ कंपटीशन पड़ता है, वो बीटेक वाले बच्चों से पड़ता है। तो उनसे अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, आप में टैलेंट होना चाहिए। हाँ, मेरा भी लाइक देखने का यही, मैं परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा ये रहता है कि अपॉर्चुनिटी कितना अवेलेबल हुआ। अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और हमने 2 साल अच्छे से मेहनत किया है तो क्या मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मीन्स एट द एंड अच्छा ऑफर मिल पाएगा? हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि 90 to 95% अगर कोई बच्चा प्रॉपर कंसर्न से आए कि यहाँ पे मेरे को प्लेसमेंट लेके जाना है तो प्लेसमेंट लेके जाएगा। और अपना प्रायोरिटी फिक्स कर ले कि कहाँ पे मेरे को प्लेसमेंट लेना और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करके जाए तो बिल्कुल यहाँ से प्रिपरेशन लेके जाएगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को जो IIT BHU में एडमिशन लेते हैं उनका कंसर्न रहता है कि यहाँ पे आके हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और फर्स्ट ईयर में या फिर 1.5 ईयर में जब लगता है कि प्रिपरेशन से कुछ हुआ नहीं तब ट्राई करते हैं कि प्लेसमेंट हो जाए। तो उस सीन में प्लेसमेंट लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट केस है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के उनसे उस सीन में भी प्लेसमेंट हुए हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आपको प्लेसमेंट ही लेना है तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट ही है। तो आके अपना 2 साल अगर अच्छे से, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका अच्छे से प्लेसमेंट हो जाए। हाँ, वो तो है। लाइक अगर मीन्स इस सॉफ्टवेयर या फिर एजुकेशन या फिर ये मैनेजरियल, इस सभी में तुम्हारे ब्रांच में प्लेसमेंट हुआ इस? कोई बच्चा हमारे में उतना इंटरेस्ट था नहीं। पहले तो प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्ट नहीं थे, तो जितने भी थे प्लेसमेंट के लिए तो उन्होंने कोर में प्लेसमेंट ले लिया। और फिर वही मैंने अभी जो स्टोरी बताई कि लास्ट में जब कुछ हुआ नहीं तो बच्चों ने इधर उधर ट्राई तो किया था, लेकिन जब प्रिपरेशन है ही नहीं तो कहाँ से प्लेसमेंट होगा, तो जनरली नहीं हुआ था। लाइक प्लेसमेंट अगर पैकेज की बात करें तो इस बैच के लिए कितना, सिविल ब्रांच के लिए कितना हाईएस्ट गया, कितना लोएस्ट गया, कितना एक एवरेज गया? 16 लाख यहाँ पे थोड़ा हाईएस्ट गया था कोर में ये रिलायंस में मिला है एक बच्चे को। उसके बाद 8 से 10 लाख रुपए एवरेज, और उसके बाद ऑलमोस्ट 5 या 5.5 मिनिमम गया था। ओके। लाइक कोर कंपनियों में एज गैप या एजुकेशन गैप थोड़ा मैटर करता है, तो क्या मीन्स कोर कंपनियों में कितना लाइक एजुकेशन गैप तक यहाँ पे सेफ माना गया, या फिर गैप मैटर किया या नहीं किया? गैप मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा। आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है वही मैटर करता है कि आप यहाँ पे आके अगर प्रिपरेशन की हो अच्छी तरीके से तो आपको मिल जाएगा। मीन्स बैक एजुकेशन का उतना ज़्यादा मैटर करता है। ओके। अगर हम लाइक एकेडमिक की बात करें तो अगर सिविल पर्सपेक्टिव से देखें तो IIT BHU का एकेडमिक कैसा है? लाइक क्लास के लेक्चर की क्वालिटी कैसी होती है, प्रोफेसर का कैसा सपोर्ट होता है, मीन्स ओवरऑल एकेडमिक कैसा है, इसके बारे में थोड़ा? एकेडमिक थोड़ा IIT BHU का सबसे चिल ही माना जाता है, जितना कि बच्चे भी जानते ही हैं कि सारे IITs में थोड़ा चिल है एकेडमिक, और है भी यहाँ पे एकेडमिक चिल है। उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता बच्चों को एमटेक करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी ढंग की एमटेक नहीं करवाई जाती, लेकिन यहाँ पे आते ही जब प्रोफेसरों को थोड़ा पता चलता है ना कि किसको थोड़ा रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर कौन यहाँ पे सिर्फ एमटेक फॉर्मेलिटी के लिए करने आया है, सिर्फ उनका प्रिपरेशन है, तो वो लोग वो जान लेते हैं वो सारी चीज़ें। तो जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट होता है तो उनको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करवाई जाती है, लेकिन जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला जाता है कि आप आए। और वैसे तो आप सिंपल अगर एकेडमिक के जो है कि ये क्लास कीजिए, ये एग्ज़ाम दीजिए, ये कंप्लीट करके आप अच्छे तरीके से अपनी एमटेक कंप्लीट कर सकते हैं। तो एकेडमिक थोड़ा चिल रहता है। इसके बाद अगर लेक्चर की क्वालिटी बोले तो थोड़ा सा लेक्चर थिएटर्स की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, लेकिन लेक्चर की क्वालिटी उतनी ख़राब उतनी क्या बिल्कुल वही हाई क्वालिटी के आपके लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे सारे एजुकेटेड, मतलब बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड की कॉलेज रही है ना, तो काफ़ी मतलब ओल्ड प्रोफेसर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा नॉलेज और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो
थोड़े लेक्चर थिएटर्स की क्वालिटी इसलिए क्योंकि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जितनी नई IITs में मिलती है, पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे गुड हैंड इन हैंड। और एकेडमिक का ऐसा सीन है कि थोड़ा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कर सकता जितना और IITs का, नई IITs का करता है। लेकिन एक एनवायरनमेंट की बात करें तो एक पीस है यहाँ पे एनवायरनमेंट में, जैसा कि बाकी IITs में जाओगे तो कहीं आपको लगेगा कि कहाँ हम अकेले अकेले रह गए। यहाँ पे आओगे तो एक जर्नली एक लाइफ को देखने को मिलेगा, तो ऐसे एकेडमिक लाइफ थोड़ी चिल है। ओके, लाइक अगर हम क्लास अटेंडेंस की बात करें, क्योंकि लाइक क्लास अटेंडेंस का क्या सिनारियो होता है, क्लास करना कंपलसरी होता है या नहीं, या फिर कोई क्राइटेरिया होता है 75% का, या फिर हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बिना, मीन्स बहुत सारे लेक्चर में अगर नहीं क्राइटेरिया हो तो मैनेज किया जा सकता है? तो 75% क्लास करना तो ज़रूरी है, ये हर एक IIT का मतलब MHRD का रूल है। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी कर जाता है, क्योंकि कुछ प्रोफेसर होते हैं जिनको एंड रिजल्ट से मतलब होता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका हम बात करते हैं। कुछ प्रोफेसर होते हैं जिनको होता है कि नहीं, मैं तो सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चीज़ कवर अप करके जाता हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। तो जनरली अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो 75% का अटेंडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि कैसे प्रोफेसर्स के पास हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सी है सर। जहाँ तक मुझे मीन्स बात करके लगा है, लाइक टॉप बच्चे भी IIT BHU को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जनरली एकेडमिक चिल है या फिर प्रिपरेशन जिसको भी करना है गवर्नमेंट जॉब का, तो टॉप रैंकर भी IIT BHU को प्रेफर करते हैं। तो लाइक एकेडमिक स्ट्रेस, जैसा कि पंकज ने भी ऑल इंडिया रैंक 23 इस बार गेट 2024 में अचीव किया है, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छे एग्जाम में अच्छा रैंक अचीव किया है। तो इससे तो ये मीन्स आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोच ही सकते हैं। तो एकेडमिक स्ट्रेस लाइक ऐसा है कि हम मीन्स गवर्नमेंट जॉब या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहे तो हम बहुत ही अच्छे वे में उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप आओगे तो मैक्स टू मैक्स पर डे 4 से 5 घंटे की क्लास रहेगी, तो मैक्स टू मैक्स हो गई। तो अगर आप 24 आवर्स में से 4 घंटे निकाल भी दे तो आपके पास 20 आवर्स रहते हैं, इनफ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, हॉस्टल्स के भी रूम है, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ कर देते हो। उतना ज़्यादा यहाँ पे होता नहीं है कि आपको पर डे इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा असाइनमेंट वगैरह दिया जाए कि पूरे दिन बच्चा असाइनमेंट में ही जुड़ता रहे। आप एक सिंपल क्लास करके और थोड़ा वर्क करके उसके बाद अपना एकेडमिक थोड़ा सा, तो उस हिसाब से काफ़ी एकेडमिक चिल है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बातें, सेमेस्टर एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, कितना CGPA तक ईजिली मेंटेन किया जा सकता है? सेमेस्टर एग्ज़ाम का लेवल तो वो होता ही है जितना MTech में होता है। तो लेकिन बात ये है कि अगर आप प्लेसमेंट्स के नज़रिए से देख रहे हो तो 7.5 CGPA और 8 CGPA से ऊपर रहेगी तो बेटर रहेगा, और जनरली आ जाता है जितना, अगर आप अच्छी तरीके से थोड़ा कवर करके चलें। और जिनके लिए थोड़ा 7 वो क्या प्लेसमेंट से इम्पोर्टेंट नहीं है तो एटलीस्ट 6 CGPA इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद स्टाइपेंड रोक दिया जाता है। हाँ, स्टाइपेंड लेना है तो 6 CGPA मेंटेन, लेकिन आराम से आई थिंक 7 या 7 से ऊपर मेंटेन किया आराम से हो जाता है वो सारा चीज़। अगर अच्छी तरीके से वो सारे सब्जेक्ट क्लियर भी हो जाएंगे ना आपके, तो भी 7 CGPA बन जाएगा। लाइक अगर कोई आदमी हायर स्टडीज़ करना चाह रहा है या रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो लैब में क्या सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं कि मीन्स हम चीज़ों को लर्न कर सके? थोड़ा सा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब भी उतनी तरीके से एडवांस नहीं है जितनी तरीके से होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की भी कमी है। ओके। और उस चीज़ को मैनेज करने का IIT ट्राई कर रहा है, लेकिन मतलब आज की डेट तक तो हम मान सकते हैं कि उतना ज़्यादा तरीके से हम फैसिलिटेड नहीं है यहाँ पे कि हमको सब कुछ मिल सके, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया इसकी वजह से। तो अगर आपका रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मतलब बेसिक चीज़ें, बेसिक क्या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन वो मानते हैं ना कि अपन एक सब कुछ होना चाहिए, एक प्रॉपर IIT है, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का थोड़ा सा लैक है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं।
अगर हम हायर स्टडीज़ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दो तरह से इसमें बात कर सकते हैं। लाइक कॉलेज के अंदर हायर स्टडीज़ लाइक पीएचडी हो गया, इस सब की क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अगर कोई परस्यू करना चाह रहा है, या फिर कॉलेज का टाई अप कहीं बाहर से, किसी दूसरे कॉलेज से, किसी दूसरे कंट्री से, तो इस सब की क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है यहाँ पे? मैंने बताया ना पहले भी वीडियो में कि जैसे कि बच्चा अगर रिसर्च करने के लिए जाता है तो प्रोफेसर यहाँ लोग अच्छी तरीके से उसको मेहनत करवाते हैं। और जैसे ही अगर एमटेक खत्म होता है तो वो लोग जिस प्रोफेसर के आप अंडर में होते हो वो खुद प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको हम हमारे अंदर में ही पीएचडी करने हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा बनी रहती है। बाकी आप दूसरी जगह आईआईटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो वो सिंपल प्रोसेस जो बाकी रहे, लेकिन अगर आपके अपने प्रोफेसर से अच्छे रिलेशनशिप है तो वो लोग आपका रेफर कर सकते हैं कि वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पे प्रोफेसर्स का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो इंटरनेशनल जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो वहाँ पे भी उनके कांटेक्ट हैं, तो यहाँ से वहाँ पे भी आपको रेफरल मिल सकता है कि वहाँ पे जाके आप हायर स्टडी कर सकते हैं। लाइक एमटेक में प्रोजेक्ट का बहुत एक इम्पोर्टेंस रोल होता है, और एमटेक प्रोजेक्ट स्टूडेंट का कॉलेज लाइफ कैसा चलेगा वो भी डिसाइड करता है। साथ ही साथ प्लेसमेंट में भी एमटेक प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। तो लाइक अगर मीन्स प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट को कैसे चूज़ करना चाहिए, प्रोजेक्ट गाइड को कैसे चूज़ करना चाहिए ताकि एक बैलेंस लाइफ चलता रहे? मैं तो मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आओगे सब लोग दो तरह से बताओ कि अगर एक स्टूडेंट अगर चिल करना चाह रहा है, वही बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आओगे तो एक थोड़ा सा मेरा जो मानना है ना कि इंसान को हमेशा अपना गोल सेट करके रखना चाहिए। जो डाइवर्ट होता जाता है ना कि फर्स्ट ईयर में आए बोले कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, सेकंड ईयर आते ही बोले कि प्लेसमेंट चाहिए, तो वो आदमी कभी भी ना तो प्लेसमेंट ही ले पाएगा ना गवर्नमेंट जॉब ही ले पाएगा। तो हमेशा आदमी को एक गोल सेट करके रखना चाहिए। और अगर आप फर्स्ट में यहाँ पे एडमिशन लेके वही गोल सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं आऊँ तो मैंने यहाँ पहला कदम रख दिया तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ना तो मैं प्लेसमेंट में एक भी फॉर्म भरूंगा, ना प्लेसमेंट की किसी भी कंपनी का कोई इंटरव्यू दूंगा। मेरा मेन मोटिव है कि मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब लेके जाऊँगा। तो ऐसा ही अगर मेरे को लगता है हर एक बच्चे का मोटिव है, अगर कोई प्लेसमेंट लेने आ रहा है तो उसका ऐसी नहीं है ना कि मैं इधर प्रिपरेशन में ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ प्लेसमेंट के लिए लेके आऊँ। तो उसी के हिसाब से आप लीजिए, क्योंकि कुछ प्रोफेसर होते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अच्छी तरीके से आपका प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो आपको प्लेसमेंट वगैरह लेना है तो आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और कुछ इधर सीन है कि प्रोफेसर वगैरह बोले कि इतना चिल नहीं होते, आप अपनी मर्जी से कीजिए, हमको तो बस मंथ के एंड में आप रिजल्ट बता दीजिए। लैब और उनके साइड से है कि आप लैब आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ, बस मंथ के एंड में ये रिजल्ट बता के दीजिए, क्योंकि वो साइन करवाने होते हैं ना स्टाइपेंड में, तो वो तभी लास्ट के मंथ के एंड में देखते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो आप ऐसा ही प्रोफेसर यहाँ पे आने के बाद आप सीनियर्स वगैरह से कांटेक्ट करके आप सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से प्रोफेसर थोड़े से नॉर्मल वो क्या होते हैं लूज है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो उसको देख के आप अपना प्रोजेक्ट चूज करिए कि हमें अगर प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा ऐसे प्रोफेसर को चूज कीजिए कि जिनके अंदर में इतने ज़्यादा हेक्टिक सिनेरियो है नहीं। लेकिन ये बात भी देखना कि जहाँ हेक्टिक नहीं है वहाँ क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी। बिल्कुल। जहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट मिलेगा वहाँ क्वालिटी हाई मिलेगी। तो अगर फिर आपको प्लेसमेंट वगैरह के लिए जाना है तो आप ऐसा ही प्रोफेसर चूज किए। ऐसा कोई नहीं है कि हेक्टिक का मतलब बहुत हेक्टिक है, आपको बैठा के वो लोग 24 घंटे काम करवा रहे हैं। हेक्टिक उन लोगों के लिए जिनको प्रिपरेशन भी करनी है, मतलब उनको जिनको प्रिपरेशन करनी है 8-10 घंटा अपना प्रिपरेशन का भी देना, उसके बाद यहाँ कॉलेज भी समझना है, तो उनके लिए तो हेक्टिक है। अगर आप सिंपली प्रोजेक्ट पे ही ध्यान दे रहे हो तो आपके लिए कोई हेक्टिक नहीं है। जनरली आप जाइए सुबह 10 बजे 4 बजे लैब से आइए, आपका काम हो जाएगा आसानी से और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपका एमटेक प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये सारा। हाँ, लाइक अगर ओवरऑल मीन्स कैंपस लाइफ की बात करें तो ओवरऑल कैंपस कैसा है, लाइक फिर हॉस्टल एंड मेस की कैसी फैसिलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा। हॉस्टल की फैसिलिटी का बोल सकते हैं कि थोड़ा ओल्ड टाइप है, लेकिन ओवरऑल पहले कैंपस के बारे में बता दो। कैंपस लाइफ तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बोल सकते हो कि थोड़ा ओल्ड टाइप है, लेकिन वास्तविकता में यह है कि मन यही लगेगा आगे फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो PHU है वो इसी के साथ ऐड है, फिर दिल्ली टूरिज्म भी यहाँ पे ऐड है, तो मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं अकेला जिंदगी जी रहे हो। बिल्कुल पूरी तरीके से हंसते खेले थे। फिर पास में ही जाके 80 घाट, गंगा घाट, ये सारी पूरा बनारस का माहौल है यहाँ पे। तो एक हिसाब से कैंपस लाइफ
काफ़ी अच्छी है, रिलैक्सिंग कैंपस लाइफ है। कभी आपको डिप्रेस होने या फिर स्ट्रेस होने वाला सीन कभी होगा नहीं यहाँ पे। और कैंपस लाइफ में सारा चीज़ अवेलेबल है, प्लेग्राउंड से लेके जिम से लेके और फिर कल्चरल नाइट्स वगैरह, सारा सब कुछ जो आईआईटी में प्रोसेस होता है वो हर चीज़, और कुछ एक्स्ट्रा लेवल ही होता है जैसे कि अपने यहाँ बाकी आईआईटीज़ में नहीं होता है। यहाँ पे स्पर्धा होता है, इतना बड़ा लेवल का स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है। तो ऐसी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें लाइफ अच्छी है। थोड़ा सा अगर एक जो वो एम्ब्रेस करने वाला सीन है वो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन धीरे धीरे रहते हुए 1-2 महीने रहते हुए आपको उससे भी प्यार हो जाएगा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से। और फिर हॉस्टल, अगर मैस की बात करें तो वही हॉस्टल के साथ भी वही सीन है कि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैस का खाना काफ़ी अच्छा है, बाकी जगह से आप आओगे तो मैस का खाना आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और बाकी फैसिलिटीज़ भी है कि जितनी बाकी आईआईटीज़ प्रोवाइड करवाता है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होगी आपको। थोड़ा सा एक सीन रहेगा कि बाकी आईआईटीज़ में थोड़ा सा क्लोज कैंपस होता है, यहाँ ओपन कैंपस मिलेगा। लोग जनरल डेली लाइफ वाले लोग भी आपको कैंपस के अंदर घूमते हुए मिलेंगे। और हॉस्टल में अभी तक के हिसाब से एमटेक को एक रूम में 3 आदमी अलॉट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन हो जाता है मैनेज। स्टार्टिंग में लगता है, फिर बाद में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था ना कि 3 लोग हम लोग आए थे, तो समझ में आया था कि आप तो पढ़ाई होगी नहीं, तो उसके चक्कर में ये था ना कि रोज लाइब्रेरी भाग जाते थे, तो उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो गई। अगर 2 लोग रहते तो सोचते कि चलो यहीं पढ़ लेते, तो फिर हॉस्टल में रह के उतना पढ़ाई होती नहीं है। और मेस में भी आपका नॉन वेज वेज दोनों रहता है, वो दोनों। थोड़ा कैंटीन का अभाव है, लेकिन क्या हॉस्टल में कैंटीन अवेलेबल है। बाहर अगर कैंपस में देखें तो कैंटीन अभाव है, बट मेस में जहाँ पे भी आपका हॉस्टल है वहाँ पे कैंटीन अवेलेबल रहता है। लेकिन कैंटीन का अभाव उतना खलता नहीं है ना कि पास में बाहर निकलते दूसरी लाइफ में जाती है। बाकी आईआईटीज में कैंटीन उतना वगैरह रहती है ना, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता। यहाँ आप थोड़ा सा 200 मीटर चल के आपका कॉलेज के कैंपस से बाहर जब पूरा मार्केट आपको मिल जाता है, तो उतना ज़्यादा अपन बोल नहीं सकते कि अभाव है उस चीज़ का। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आई थिंक अभी तक के हिसाब से 1.5 लाख तक में 2 साल का एमटेक कवर अप हो जाता है यहाँ। हाँ, मानो तो फी की बात कर रहा हूँ बस, एकेडमिक और मैं हॉस्टल अगर सारा फी जोड़ दूँ, बाकी आपका पॉकेट खर्चा कितना है वो तो 1.5 में ऑलमोस्ट शायद ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है, हाँ। 1.38 1.35 के आसपास आप बोल सकते हो। उसमें से भी आपका जो मेरे को लगता है कि 15 to 20 हज़ार तो आपको वापस रिफंड में मिल जाएगा, कॉशन मनी 10,000। तो अगर मोस्टली हार्डली देखे तो सीधा बोलते हैं, सेमेस्टर के हिसाब से बोलते हैं कि 16,700 रुपये कुछ आपकी एकेडमिक फीस लगेगी, 15,000 रुपये हॉस्टल और मैथ्स फीस लगेगी, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। और साथ ही साथ 12 अभी तक के हिसाब से मैं भी आगे बढ़ भी जाए 12,400 रुपया पर मंथ आपको मिलता ही रहता है, तो आपकी पॉकेट खर्चा निकल जाती है। और मैं नहीं, जनरली बहुत सारे बच्चे जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसी के लिए एडमिशन लेते भी हैं, क्योंकि यहाँ का फीस सस्ता है। हाँ, चीपेस्ट आईआईटी है पूरी इंडिया की, आईआईटी एनआईटी सब में चीपेस्ट, सारा बैच ही जाता है। सारा बैच ही जाता है उसी वजह से। ओके, लाइक अगर हम मीन्स पंकज अगर 2 साल के एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल तक बहुत सारे कैंपस को बहुत क्लोज से देखा, एमटेक के सारे जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सबको क्लोज से देखा, तो लाइक 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे क्या क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने जूनियरों को, या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि उनका लाइफ वायलेंस चले और एट द एंड उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट जो भी हो, लेकिन उनके पास एट द एंड अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी हो। और भी अगर तुमको लग रहा है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो तुम उस सारे चीज़ों को इनमें कवर अप कर सकते हो। वो एमटेक में एडमिशन लेने का मतलब है कि आप थोड़े कैरियर में अपने को थोड़ा सा तुरंत आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखानी है। जैसे बीटेक का कोई बच्चा आता है उसके पास 4 साल होती है, तो एमटेक के बच्चे के पास 2 साल होती है। तो आते ही अपने सबसे पहले विजन क्लियर कर लो कि क्या करना है। उसके बाद 1-2 महीने आप यहाँ पे ले सकते हो कि थोड़ा कैंपस लाइफ घूम ले, आईआईटी लाइफ घूम ले, लेकिन ये भी मत करना कि आते ही 1 साल यहाँ पे आप लोग कैंपस लाइफ एंजॉय करने में निकाल दो, क्योंकि बाकी दूसरी 1 साल तो फिर ऐसे ही स्ट्रेस में ही निकल जाएगी अगर पहले साल कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह इन सब में देना है कि आप कहीं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कोई बेकार प्रोफेसर के पास ना चले जाए। बेकार इन द सेंस स्ट्रिक्ट और लूज प्रोफेसर। आप अगर एमटेक की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो और आपके पास स्ट्रिक्ट प्रोफेसर आ गए तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे।
और लूज प्रोफेसर इन द सेंस कि आप क्या बोलते हैं प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, लूज प्रोफेसर के पास पहले गए तो उतने अच्छा लोड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आपको उतना अच्छा अपना थीसिस नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको बैक कर देगा। तो ये सारी प्रिकॉशंस है। और कहीं ना कहीं ये भी देखना कि वो लूज और क्या स्ट्रिक्ट प्रोफेसर में 75% अटेंडेंस का भी सीन होता है, आप नहीं जाते हो और बाद में पता चले कि जेड ग्रेड लग जाए तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और बाकी अपना विजन क्लियर करके जो भी करना है अच्छी तरीके से करो, सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे सिविल में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनको बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और पंकज टाइम मिलने के अकॉर्डिंग ज़रूर आंसर करने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप हम दोनों के सोशल मीडिया पेज लाइक लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिसका मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी जुड़ के आप अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पंकज, मेरे से जुड़ने के लिए और मीन्स इतने ओपन वे में चीज़ों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिल भाई। बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, ये आप ही का चैनल है, आप ही का भाई का चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें और इस चैनल को और मीन्स लार्ज करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। बहुत सारे मीन्स इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हम लाने की कोशिश करूँगा। ये बस एमटेक से ही मीन्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखूँगा, और भी चीज़ों में मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।